नमस्कार, स्वागत है आपका आपकी खबर आपका फायदा में। मैं हूं दीपक डोभाल और आज एक बार फिर से हम बात करेंगे कोरोना की, लेकिन आज थोड़ा सा एंगल अलग है। देखिए, आपने देखा होगा देश में कोरोना के आंकड़े काफी राहत देने वाले आ रहे हैं। जो आंकड़े नजर आ रहे हैं, जो नंबर्स आ रहे हैं, उसमें थोड़ा सा एक राहत वाली बात नजर आ रही है इन आंकड़ों में। उम्मीद है कि आगे भी सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन इस बीच दिल्ली से थोड़ी सी चिंता वाली खबर सामने आई है। हो ये रहा है दिल्ली में कि पारा गिरने और प्रदूषण बढ़ने के साथ साथ दिल्ली में अब रोजाना के जो केसेस हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में तो 2000 से थोड़ा ज्यादा केसेस सामने आए हैं, लेकिन अगर 5-6 दिन का आप एवरेज निकालेंगे तो 4000 से ज्यादा नए केसेस मिलने लगे हैं। और चिंता इस बात की यह है कि ठीक यही पैटर्न फ्रांस, स्पेन सहित पूरे यूरोप में देखने को मिला था। एक बार मामले बिल्कुल नीचे गए और अचानक से फिर वहां पर सेकेंड वेव की बात अब कही जा रही है। अब जहां कोरोना की दूसरी वेव इन जगहों पे चल रही है, उस बीच में दिल्ली के ये आंकड़े क्या कहानी में नया ट्विस्ट लेकर आ रहे हैं? क्या नई तरह की कहानी बयां करते हैं? क्या हमें सतर्क करते हैं? क्या हमें थोड़ा सावधान करते हैं? क्या कोरोना के गिरते मामलों को देखकर हम रिलैक्स हो जाए नेशन वाइड, या फिर अब ज्यादा सतर्क हो जाना होगा हमें? इस पर आज हम करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए, मामला समझ लीजिए, फिर लौटते हैं और करेंगे बात अपने मेहमानों से। एक तरफ देश में कोरोना के आंकड़े सुन लोग राहत की सांस ले रहे हैं। कोरोना के कंट्रोल में होने के आंकड़े सरकार को भी राहत दे रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर दिल्ली की कहानी कुछ और ही है। दिल्ली में एक बार थम से गए मामले अब दोबारा उछाल मार रहे हैं और इन्फेक्शन के नए केस एवरेज 4000 के पार पहुंच चुके हैं। 23 अक्टूबर को दिल्ली में 4086 नए केस सामने आए। 24 अक्टूबर को 4116 केस सामने आए। वहीं 25 अक्टूबर को संक्रमण के 4136 नए मामले मिले, जबकि 26 अक्टूबर को महज 2832 नए केस ही मिले। हालांकि कम टेस्टिंग की वजह से आंकड़े कम आए। वहीं 26 अक्टूबर को दिल्ली में कोरोना से 54 लोगों की जान गई, जो पिछले 100 दिन में रोज का सबसे बड़ा आंकड़ा है। ये आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि सर्दियां शुरू होने के पहले ही नीति आयोग ने दिल्ली सरकार को खबरदार रहने को कहा था। एक्सपर्ट पैनल ने दिल्ली में रोजाना 15,000 नए केस के हिसाब से तैयारी करने को कहा था। नीति आयोग की चिंता लाजमी है, क्योंकि अमेरिका, रूस सहित पूरा यूरोप मौसम में करवट के साथ ही कोरोना की दूसरी लहर का सामना करने लगा है। यूरोप में तो अब एक दिन में 2 लाख तक नए केस मिलने लगे हैं। फ्रांस में 25 अक्टूबर को 52,000 से ज्यादा केस मिले थे, जो एक दिन में मिलने वाला अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। आज भी फ्रांस में कोरोना से 250 से ज्यादा की मौत हुई है। फ्रांस और स्पेन के हाल सबसे ज्यादा खराब हैं। दोनों देशों में अब तक 35 हजार लोग दम तोड़ चुके हैं, जबकि 11.5 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसके अलावा पारा गिरने के साथ ही इटली, ब्रिटेन, बेल्जियम, पोलैंड, नीदरलैंड और जर्मनी में रोज के नए केस तेजी से बढ़ रहे हैं। पूरे यूरोप में अब तक 2.5 लाख से अधिक लोग कोरोना से जान गंवा चुके हैं। इनमें से करीब 2/3 लोगों की मौत ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, बेल्जियम और स्पेन में हुई है। अमेरिका भी सेकेंड वेव का सामना कर रहा है, जिस पर काबू न पाया गया तो फरवरी तक 5 लाख से अधिक लोगों की मौत की आशंका जाहिर की जा रही है। हालात बेकाबू होते देख फ्रांस, इटली, बेल्जियम, ब्रिटेन, स्पेन सहित 10 से ज्यादा देशों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहीं यूरोप के ज्यादातर देशों ने कॉफी शॉप, रेस्टोरेंट और बार बंद कर दिए हैं। बेवजह बाहर निकलने पर जुर्माना वसूलने के आदेश दिए गए हैं। यूरोप की तुलना भारत से करें तो यहाँ कोरोना के मामले तेजी से घट रहे हैं, लेकिन राजधानी दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है। और जिस तरह से दिल्ली में कोरोना के केस बढ़े हैं, अगर इसे अभी काबू में नहीं किया गया तो त्योहारी मौसम और पोल्यूशन बढ़ने से यहाँ कोरोना और खतरनाक हो सकता है। उत्तर भारत के दूसरे राज्यों को भी सर्दियों में संभल कर रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट,
जी मीडिया। अब इसीलिए हम आज कह रहे हैं आपको कि सावधान रहना होगा, क्योंकि संकेत ये मिल रहे हैं कि कोरोना लौट रहा है। पूरी दुनिया के संकेत आ चुके हैं, मार्केट पर इसका रिफ्लेक्शन दिख चुका है, सरकारों की तैयारियां अब उस हिसाब से हो रही हैं। भारत में स्थिति अभी ऐसी नहीं है, लेकिन हमें इस टाइम पर सतर्क होने की जरूरत है। इसीलिए आज हम आपको डरा नहीं रहे हैं, रोज की तरह बिल्कुल नहीं डरा रहे हैं। रोजाना की तरह हमारा मकसद सिर्फ एक है, आपको सतर्क करना, और यही काम हम आज के शो में भी करने वाले हैं। डरिएगा बिल्कुल नहीं, लेकिन सतर्क जरूर रहना है। क्या क्या सावधानियां बरतनी है, इस पर करेंगे आज हम चर्चा। मेरे साथ दो खास मेहमान, हमारे साथ डॉक्टर संजीव चौबे साहब जुड़ चुके हैं, एमडी हैं सेंट माइकल हॉस्पिटल चाइना से, इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। डॉक्टर संजीव, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और मेरे साथ एक और खास मेहमान डॉक्टर मनोज कुमार, कंसल्टेंट हैं मैक्स हेल्थ केयर में और देश के जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर मनोज कुमार, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर मनोज, आप ही से मैं शुरुआत करना चाहूंगा सर। हमने ट्रिगर पॉइंट आज के शो के लिए रखा है सर दिल्ली, और हम आपस में भी बात करते हैं जब हम स्टोरीज पे काम करते हैं कि कोरोना की रफ्तार और आंकड़े ये क्या कह रहे हैं। पूरी दुनिया में सेकेंड वेव की बात हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ ये पूरा डिक्लाइन मोड में है। लेकिन अचानक से दिल्ली में ये जो मामले बढ़ गए हैं, क्या हमें थोड़ा सा चिंता करनी चाहिए सर, या हम जल्दबाजी कर रहे हैं? नहीं, चिंता का विषय है। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो ओवरऑल डेटा जो हम पूरी कंट्री का देख रहे हैं, उसमें बड़ा ही इनकरेजिंग डेटा है कि जहां 1 लाख के आसपास हम लोग पर डे टच कर रहे थे और अब 50,000 से भी नीचे एवरेज लास्ट वीक का देखें तो 45,000, और कल का तो बहुत ही कम था। मंडे को हालांकि हर जगह केसेस टेस्ट कम होते हैं, संडे को तो मंडे को थोड़ी केसेस नंबर्स कम होती है हफ्ते के अन्य दिनों के अपेक्षा। बट दिल्ली का जो विषय है वो बड़ा ही चिंताजनक है, क्योंकि नीति आयोग के एक्सपर्ट कमेटी ने भी पहले हमें वार्न किया था कि एक दिन में 15,000 केसेस आ सकते हैं ठंड में, विंटर में, और पॉल्यूशन के बढ़ते हुए। तो यहाँ पे मैं दो चीज़ें कहूँगा कि एक तो हम लोग सब लोग वाकिफ़ हैं कि कोई भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, कोई भी फ्लू जो है विंटर में ज़्यादा होता है, और हिस्टोरिकली भी देखें तो स्पेनिश फ्लू में भी सेकेंड वेव आया था, तो वो कोई जायज़ सी बात लगती है कि ऐसा होगा। दूसरी चीज़ कि पॉल्यूशन जो है, पॉल्यूशन में स्पेशली जो PM 2.5 है, उसका तो साइंटिफिक डेटा है कि अगर 1 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर अगर बढ़ता है तो कोरोना की मृत्यु दर 8% बढ़ती है। तो दिल्ली में आप देख रहे हैं कि हवा की जो क्वालिटी है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो लास्ट 3-4 दिन बहुत बुरा था, आज तो कुछ बेहतर है, बट PM 2.5 काफ़ी अनएक्सेप्टेबल है और पुअर क्वालिटी का अभी इंडिकेटर है। तो ये जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, खास करके PM 2.5 और ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होते हैं, ये एक तरह से वायरस के लिए वेक्टर का भी काम करते हैं, क्योंकि ये जो कोरोना है ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है, बट इन पार्टिकल्स का काम क्या है कि ये पॉल्यूटेंट्स या पार्टिकल्स और जो गैसेज हैं ये वायरस को दूर तक कैरी करते हैं, तो एक तरह से ये स्प्रेडर का भी काम करता है। तो पॉल्यूशन और विंटर में टेम्परेचर कम होने से वायरस की जो सर्वाइवल है वो बढ़ जाती है। तो ये दोनों चीज़ें दिल्ली को निश्चित तौर पे काफ़ी प्रभावित कर सकती है विंटर के मंथ में। और हमने देखा कि एक समय दिल्ली में 650 केसेस पर डे आ गए और फिर से वापस 4200 का आना, ये तो सेकेंड वेव है ही। और आपने जैसा डेटा हमें दिखाया अपने रिपोर्ट में कि जितने भी जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं सब जगह इस तरह से सेकेंड वेव आया है। और मार्च, इटली में तो जो अभी केसेज आ रहे हैं वो मार्च के बाद इतना नंबर पहली दफ़ा आया है, तो सेकेंड वेव तो एक पॉसिबिलिटी है ही। और ये कहना कि दिल्ली में हो रहा है, मैं इस चीज़ से सहमत हूँ कि दिल्ली अब सेकेंड वेव में है। और मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में बोला हूँ कि पैची पैंडेमिक है, ये हमारा देश भी एक बड़ा देश है। आप देखें जो यहाँ 60% केसेज हैं वो मात्र 10 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज से आते हैं, और बाकी 18 स्टेट्स की आप बात करें तो वहाँ इंसिडेंस बहुत कम है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए दिल्ली में एक कहिए फैटिगनेस आ गई है। 4, 5, 6, 8 महीने हो गए कोविड के, तो उससे लोगों में जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो होना चाहिए उसमें अब थोड़ी फैटिगिलिटी आ गई है। लोग उसको उतना एक्टिवली मान नहीं रहे हैं। जो मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड वॉशिंग और सैनिटाइजेशन की जो बात हो रही थी, आपने केरला का आप देखिए, केरला में जो केसेज आए ओणम के बाद सडनली बढ़ गए। तो फेस्टिव सीजन्स जो है, जो त्योहारी सीजन जो है उसमें और विंटर से डेफिनेटली दिल्ली में संभावना है केसेज बढ़ने की, तो उसके लिए हमें तैयार रहना होगा। बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सर। आपने जो पॉल्यूशन की बात जो कही है,
ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एक रीसेंट स्टडी भी आई है, जर्नल कार्डियोवैस्कुलर रिसर्च में भी छपा है, और ये बड़ा चर्चा का विषय आजकल बना हुआ है कि एयर पॉल्यूशन का लिंक अब कोरोना वायरस डेथ से मिला है। डॉक्टर चौबे, इस स्टडी में ये कहा जा रहा है कि ग्लोबल डेथ जितनी हुई हैं कोरोना से, कोरोना वायरस डेथ जो हुई हैं उसमें 15% एयर पॉल्यूशन के कारण हुई हैं। शायद हमें इस रिपोर्ट को पढ़ जाने के बाद दिल्ली के बारे में और चिंता करनी चाहिए। देखिए, ऐसा है कि जो पॉल्यूशन है उसमें डॉक्टर साहब ने बताया कि PM 2.5 जो पार्टिकुलेट मैटर है वो 2.5 अराउंड 43 टाइप्स ऑफ ऐसे हैजार्डियस केमिकल्स हैं जो आपको रेस्पिरेटरी और आपके हार्ट को, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। उसमें से अगर कोई ऑलरेडी जो है, जिसको पहले से हार्ट की प्रॉब्लम है या फिर कोई अस्थमा या कोई लंग्स की प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली अनहेल्दी एयर में उसकी प्रीमेच्योर डेथ की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। स्पेशली स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं, डायबिटीज़ के भी चांसेस बढ़ जाते हैं और रेस्पिरेटरी इलनेस भी बढ़ता है। उसके अलावा जो टोटल जो आपके पास इसमें से स्पेशली जो अभी फेस्टिवल सीजन आ रहा है, स्पेशली दिवाली, और दिवाली तो खासकर इंडिया में, और चूँकि दिल्ली एक हाई डेंसिटी पॉपुलेशन एरिया है और लोग जो हैं थोड़ा सा उसमें अगर अपनी डिसिप्लिन को दिखाएं तो इस चीज़ को हम लोग रोक सकते हैं। अभी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो AQE की बात चल रही थी पिछले 3-4 दिनों से, तो काफ़ी ही बुरी है दिल्ली की, और ये जो है बेसिकली आपके लंग्स को और आपके हेल्थ को डायरेक्टली अफेक्ट करती है, स्पेशली इस पैंडेमिक। तो बेहतर ये रहेगा कि हम लोग इस बार की जो दिवाली है या इस बार की जो भी फेस्टिवल है उसको एक सादे से रूप में, उसको ज़्यादा उतना बढ़ा के ना मतलब सेलिब्रेट करें, और घर में ही हो सकता है कि दिया वगैरह से थोड़ा सा सेलिब्रेट करें तो ज़्यादा बेटर है, ताकि पॉल्यूशन का लेवल कम हो जाए। बिल्कुल। अब मैं थोड़ा सा ग्लोबल की तरफ भी आऊंगा, मैं डॉक्टर चौबे से भी रिएक्शन लूंगा, लेकिन मैं डॉक्टर मनोज आपसे मैं सर पूछना चाहूंगा, ठीक है दिल्ली के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन अब है और इसके लिए अब हमें तैयारी कर लेनी होगी। नीति आयोग और बाकी रिपोर्ट्स भी ऑलरेडी सजेस्ट कर रही थी कि इस तरह का एस्टिमेशन आ सकता है, तो ये एक्सपेक्टेड लाइंस पर कहा जा सकता है। लेकिन सर क्या पॉल्यूशन और ठंड ये दो ही कारण हैं, या हम फेस्टिव सीजन में लोगों का बाहर निकलना इनको ही कारण माने, या यूरोप में, बाकी देशों में, अमेरिका में कुछ गलतियां हुई हैं जिनसे अब हमें सबक लेने की आवश्यकता है? जी बिल्कुल बिल्कुल, हमें सीखना चाहिए, दूसरे देशों के भी आंकड़े से हमें सीखना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने आपको कहा कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वहाँ भी लोगों ने बहुत जल्दी छोड़ा, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग, इन लोगों को, इन चीज़ों को उन्होंने तुरंत उतार दिया। और हमने ये देखा है और स्टडीज़ भी ये बता रही है कि आप कोई भी मेजर चेंजेस लाते हो पॉलिसी में या बिहेवियर में, तो उसका इम्पैक्ट करीब करीब महीने बाद आता है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ पॉलिसी चेंज की और एक हफ्ते में का कोई चेंजेज आ जाता है नंबर्स पे। तो मेरा कहना है कि वेस्टर्न पॉपुलेशन को देख के हमें सीखना चाहिए। वेस्ट में इन लोगों ने बहुत जल्दी से लॉकडाउन के बाद पूरी इकॉनमी ओपन की, भीड़ भाड़ में थिएटर, ओपेरा, हर चीज़ चालू हो गए, तो उसका एक नुकसान हुआ है। और हमारे यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि फेस्टिव सीजन्स में जैसे लोग जिस तरीके से बाहर निकल रहे हैं, और एक तरह का जो एजम्पशंस है, अवॉइड करना है उस एजम्पशंस को कि कोविड जो है, कोविड-19 एक साधारण सी बीमारी है, उसको भी हुआ था, वो भी ठीक हो गया। तो एक एजम्पशंस को अवॉइड करना है, जो ये एज्यूम कर रहे हैं कि हर कोविड-19 वाला जो केस होगा वो माइल्ड सा होगा और ठीक हो जाएगा, उसकी वजह से लोगों में एक निर्भीकता आ गई है। तो हमारे हिसाब से तो हम तो यही कहेंगे कि अगर मास्क वाली दिवाली, मास्क वाली नवरात्रि, इस तरीके से अगर हम लोग इसमें अपने आप को ट्यून करें और उस बिहेवियर पे बिल्कुल एडहेरेंट रहें कि हमें मास्क पहनना है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। अब जैसे जो स्पेस का कांस्टेंट आएगा जाड़े में, जैसे अभी बहुत जगह जो है होमलेस हैं लोग, या कम एरिया में ज़्यादा लोगों को ऑक्युपाइड होंगे, तो वैसे जगह पे भी आदमी को अवॉइड करना होगा कि एक बहुत क्लोज इंटरेक्शन ना हो। और मास्क वाली बात तो जब तक देखिए मिड ऑफ
21 तक ही उम्मीद है कि कोई भी वैक्सीन अवेलेबल होगा, चाहे जो भी फ्रंट रनर वैक्सीन हैं। तो जब तक वैक्सीन नहीं है तो हमारे पास जो हथियार हैं वही हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड सैनिटाइजेशन, हैंड वॉशिंग। तो इसको अप्रोप्रिएटली इसको फॉलो करना है, और मुझे लगता है कि इसको मान के चलना है कि अभी हमारे पास प्रिवेंशन के अलावा कोई और दूसरा चारा नहीं है। बिल्कुल, प्रिवेंशन के अलावा और कोई चारा नहीं है। और इस माहौल में अगर हम लापरवाह हो रहे हैं तो फिर हम अपने लिए लापरवाह नहीं हो रहे हैं। हम इसको बार बार दोहराते आए हैं, आज हम फिर दोहराएंगे कि आपकी लापरवाही सिर्फ आपकी सेहत के लिए नहीं, बल्कि आपके परिवार के लिए, आपकी सोसाइटी के लिए, पूरे समाज के लिए और फिर पूरे देश के लिए खतरा बन सकती है। और यूरोप में, अमेरिका में, इन तमाम कंट्रीज में एक छोटी सी लापरवाही कहीं ना कहीं हुई होगी, एक चिंगारी भड़की होगी, और उसके बाद जो आग लगी है सेकंड वेव के रूप में, वो हम सबके सामने है। क्या करना है कि भारत में ऐसी नौबत ना आए? क्या अभी भी मौका है हमारे पास? आज हम आपसे हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि भाई सावधान रहिए, सावधान रहना होगा, क्योंकि लौट रहा है कोरोना। कोरोना के घटते आंकड़ों को देखकर रिलैक्स मत हो जाइए, आश्वस्त मत हो जाइए, क्योंकि सेकंड वेव पूरी दुनिया में आ रही है। और आज हमारे पैनल पर देश के जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज कुमार कह रहे हैं कि दिल्ली में ये जो मामले बढ़ रहे हैं, एक तरह से ये सेकंड वेव ही है दिल्ली में। तो दिल्ली उस मुहाने पर पहुंच चुकी है जिसमें कभी भी सेकंड वेव की घोषणा एक तरह से हम आंकड़ों में तो देख ही रहे हैं, उसकी तस्दीक डॉक्टर मनोज भी कर रहे हैं। चिंताएं बढ़ना लाजमी है, लेकिन क्या इसे रोका जा सकता है? इसके लिए क्या करना है? दिल्ली के बाद कहीं दूसरे शहरों का नंबर ना आ जाए, इस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। इस बीच में डॉक्टर चौबे आपके पास आना चाहूंगा सर। सेकंड वेव की हमने देखी बात, और दुनिया की सरकारों ने यह मान लिया है कि उनके देशों में, अब यूरोप के कई कंट्रीज के हेड ऑफ द स्टेट्स ने मान लिया है कि उनके यहाँ सेकंड वेव आ चुकी है। हेल्थ एक्सपर्ट्स बता रहे हैं सेकंड वेव। चाइना को लेकर लेकिन ऐसी कोई खबर आई नहीं। हालांकि दुनिया भर की मीडिया में और दुनिया भर के गलियारों में चाइना के आंकड़ों को लेकर एक अलग बहस होती है, लेकिन उसको दरकिनार रखते हुए मुझे थोड़ा ये बताइए कि चाइना ने ऐसा क्या किया सर कि कंट्रोल भी किया कोरोना को और फिर सेकंड वेव भी नहीं आने दी? देखिए, यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात है वो है कंप्लीट लॉकडाउन। और ये चीज़ सबसे पहले चाइना ने स्टेप लिया था जनवरी फरवरी में ही, कि ना किसी को अपने प्रोविंस से बाहर जाना है, ना ट्रैवल करना है, और स्ट्रिक्ट एक हैंड हाइजीन और मास्क लगाना है, क्योंकि उस वक्त तो इनको भी नहीं पता था कि ये है क्या। और एग्जैक्टली वही चीज़ अभी तक, जब भी मैं भी अभी हॉस्पिटल जाता हूँ और कभी मुझे मेट्रो लेना पड़ता है या मैं टैक्सी में भी बैठता हूँ, तो मुझे भी अभी एकदम क्लियर है कि मास्क लगा कर ही जाना होता है। अभी तक हम लोग ये प्रिकॉशन ले रहे हैं। तो ये यहाँ पे बेसिकली हमारी एक डिसिप्लिन है जो चाइना ने मेंटेन किया हुआ है। और अगर आपने गलती से कहीं मास्क निकाला हुआ है तो वहाँ पे क्लियरली लोग बोल देते हैं कि प्लीज़ पुट योर मास्क। तो एक डिसिप्लिन को अभी तक ये मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि वो शायद जानते हैं कि इसकी जो रेट है अभी तक वो कम्प्लीटली रिकवर नहीं हुई है। और दूसरा है कि कंप्लीट लॉकडाउन होने की वजह से, मतलब बाहर आप चाइना में कहीं से कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन बाहर के लोग जो हैं उनको अभी आना मना किया हुआ है। बहुत ही कम लोगों को अलाउ किया है, वेरी स्मॉल पॉकेट्स में लोग आ रहे हैं, और उनको भी जो है डायरेक्टली बाहर नहीं आ रहा है, वो कहीं एक अलग सिटी में आ रहे हैं जिनको वहाँ क्वारंटाइन करके बाकायदा उनका 3-4-5 बार टेस्ट करके देन दे आर अलाउइंग देम टू गो टू देयर रिस्पेक्टिव सिटी। तो एक तो ये है, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है कि चाइना में सबसे इम्पोर्टेंट एक जो फैक्टर है सर ये मल्टीपल टेस्टिंग क्या अभी भी जारी है सर वहां पे? बिल्कुल, अभी जो लोग भी बाहर से आ रहे हैं उन सबकी टेस्टिंग हो रही है। ओके, और जिनका इंटरस्टेट मूवमेंट है, क्या उन पे कोई टेस्टिंग वेस्टिंग हो रही है? अरे हाँ, यहाँ पे जो एक सिस्टम है कि यहाँ पे एक ऐप बनाया गया है जो हेल्थ ऐप बोल के है, और अलग अलग प्रोविंसेस में उनके अलग अलग ऐप हैं। जो भी एपी सेंटर है जहाँ पे अगर थोड़े से भी नंबर उनको लगते हैं कि यहाँ ज़्यादा है, तो वो एरिया में कम्प्लीटली जो है लॉकडाउन हो जाता है, वहाँ ट्रैवल नहीं कर सकते। तो एक तरह से मतलब वो जो है पॉकेट में जो है जहाँ जहाँ केसेस, अगर कुछ भी एक या दो केसेस भी आते हैं, उस केस में वो बिल्कुल ही अलाउ नहीं करते हैं कि कैन नॉट ट्रैवल अंटिल दिस टाइम। तो ये यहाँ पे एक मतलब जो है डिसिप्लिन मेंटेन की जा रही है, जिसकी वजह से लोग जो है अपने हेल्दी भी हैं, सेफ भी है, और मोर्टालिटी रेट भी काफी कम है। एक और चीज मैं आपसे फटाफट से पूछना चाहूंगा सर। एक तरफ तो सरकार की तरफ से सख्ती कहिए आप या डिसिप्लिन कहिए,
वो है। लेकिन आम लोगों का रिएक्शन क्या है? क्या लोग लापरवाह हैं मास्क को लेकर? क्या लापरवाहियां बरती जा रही हैं सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर, बाहर आने को लेकर? लोगों का एटीट्यूड क्या है? देखिए, ये कंट्री जो है बहुत ही डिसिप्लिन कंट्री है। शुरू से ही यहाँ डिसिप्लिन को मेंटेन किया गया है, हम्म, और डिसिप्लिन मेंटेन होने की वजह से जो गवर्नमेंट यहाँ पे रूल बनाती है, लोग उसको फॉलो करते हैं, जो एक अच्छी बात है कहीं ना कहीं पे। तो हम लोग उस चीज़ को शायद नहीं करते, क्योंकि हमारे यहाँ कोई सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं करता, कोई मास्क यूज़ नहीं करता, कोई हैंड सैनिटाइजर यूज़ नहीं करता है, कोई फेक रिपोर्ट बनवा के चला जाता है, झूठा इंजेक्शन दे के जो है डॉक्टर रिपोर्ट ले लेता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो लूपहोल्स हैं, जो हमें उसको करेक्ट करने की ज़रूरत है। और इसके लिए सबसे पहले तो ये है कि हमें खुद सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। डॉक्टर मनोज, मुझे लगता है कि हमें बिल्कुल भी गुरेज नहीं करना चाहिए इस बात को मानने में कि भारत में जो आम लोगों का एटीट्यूड रहा है, शुरुआत में सरकार ने तुरंत कड़े फैसले लिए, लॉकडाउन लगाया, शुरुआत में एक डर भी था, लेकिन वो डर धीरे धीरे कहीं काफूर होता हुआ नजर आया। अब धीरे धीरे जैसे हम अनलॉक की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, मैं अपने चारों तरफ देखता हूं सर, सोशल डिस्टेंसिंग भूल जाइए कि वो कोई चीज होती है, कई जगह पर तो ये दिखाई देता है। मास्क के एटिकेट्स क्या हैं, तमाम अवेयरनेस के बावजूद लोग नहीं समझ रहे हैं इस चीज को। सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, मतलब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं होनी चाहिए डॉक्टर मनोज ये समझने में कि अगर सेकेंड वेव आई तो उसका रीजन क्या होगा। देखिए, मैं इसमें डॉक्टर चौबे के बात से बिल्कुल सहमत हूं कि हमारे यहाँ भी लॉकडाउन बहुत इफेक्टिवली और अर्ली लगाया गया। सरकार की नीतियों में कोई कमी नहीं थी, हर तरह की कोशिश की गई, और जिस तरह से प्रोटेक्शन डिवाइसेज, प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स वगैरह सब अवेलेबल कराया गया और इलाज भी सही मिला। बट जहाँ कमी रह गई वो सेल्फ डिसिप्लिन की रह गई, क्योंकि हम जो बेसिक जो मूल मंत्र थे कि जो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग और सेल्फ हैंड सैनिटाइजेशन, हैंड वॉशिंग वगैरह की, इसमें हम पीछे रह गए। कि इसमें कुछ हद तक तो कुछ इलाकों में हो सकता है एजुकेशंस की कमी की वजह से हुआ, या हम लोग उसको ठीक से पेनिट्रेट नहीं कर पाए सोसाइटी में। बट जैसा जो एपी सेंटर्स हैं जो कोविड-19 के हमारे कंट्री में, दिल्ली और महाराष्ट्र में, वहाँ का एजुकेशन लेवल या केरला का एजुकेशन लेवल तो ठीक ठाक है। मतलब यहाँ लोग गाँव के अपेक्षा, ग्रामीण इलाकों के अपेक्षा ज़्यादा शिक्षित है। बट हो सकता है एक चेंज ऑफ बिहेवियर, या एक हमारी जो एक तरह से कि सब चलता है वाला जो एक से एटीट्यूड होता है, उसकी वजह से मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ मार खाए हैं। और अभी भी टाइम है, अभी कोई इतना कुछ बिगड़ा नहीं है। हम लोगों की मोर्टलिटी रेट अभी, एवरेज मोर्टलिटी रेट, केस फैटलिटी रेट 1.5% आ गई है, रिकवरी रेट 90% है। तो हम लोग अभी थोड़ा सा सेल्फ डिसिप्लिन्ड होके और मास्किंग और इसको हैंड डॉक्टर मनोज, कहीं हम इन सुखद आंकड़ों को, डॉक्टर मनोज, हम कहीं सुखद आंकड़ों को गलत तरीके से तो रीड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब हम बोलते हैं कि भाई मोर्टेलिटी 1.5% पे है, सबसे अच्छी सुखद मोर्टेलिटी है, हालांकि मोर्टेलिटी कभी भी सुखद नहीं हो सकती, लेकिन आंकड़े कम से कम आश्वस्त करने वाले हैं। रिकवरी रेट 90% है, इसको हम कहीं दूसरी दिशा में तो नहीं ले रहे हैं कि यार सब कुछ ठीक ठाक है, अब क्या दिक्कत है, होगा भी तो बच जाएंगे। नहीं, आपके साथ पहले भी मैंने प्रोग्राम में दीपक जी बताया कि हमारे यहाँ कुछ चीज़ें, आंकड़े हैं जो गलत भी हैं। जैसे हमारे यहाँ यंग पॉपुलेशन में डेथ काफ़ी ज़्यादा रही है, 4% तक भी रही है, जो कि अन्य कंट्री से बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ 60 साल से कम लोगों की मौतें बहुत हुई है। तो हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि 1.5% कम है। इतना बड़ा पॉपुलेशन, आज 79 लाख करीब केस है, 80 लाख के आसपास केस हो रहा है, तो उसका 1.5% भी कम नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि गलत मैसेज तो नहीं जाता है, बट एक एटीट्यूड है, उस एटीट्यूड को चेंज करना है, और हमें थोड़ा सा सेंसिबल और बिहेवियर अपनी इम्प्रूव करनी है, और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह बिहेव करना है। तो डेफिनेटली हम लोग वी विल विन ओवर कोरोना, ऐसी कोई बात नहीं है। कोरोना बिल्कुल सर, ऑन दैट नोट सर, आने के बाद एग्जैक्टली सर, ऑन दैट नोट 2-3 बातें हैं। देखिए, पॉल्यूशन अगर बढ़ता है, उसके लिए एक थोड़ा सा इंतजार अगर हम करें, सरकारें भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, तो पॉल्यूशन भी एक तरह से एक हद के बाद कंट्रोल किया जा सकता है। हालांकि उसके लिए बड़ी बृहद नीतियां चलानी होंगी, उसका कंट्रीब्यूशन कितना, एक बड़ी बहस हो सकती है कोरोना में। दूसरा, सर्दी, जहां तक ठंड की बात है, टेम्परेचर का, उस पर अभी कोई ठोस आंकड़े तो नहीं है, लेकिन अगर हम मान के भी चलें कि ठंड में इन्फ्लुएंजा और बाकी चीजों का स्पाइक आता है, तो भी वो एक समय के बाद ठंड भी चली जाएगी। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज जो रह जाएगी
वो है हमारा पर्सनल बिहेवियर, हमारे पर्सनल एटिकेट्स, हमारा पर्सनल डिसिप्लिन। इसे तो हम आज अभी इसी वक्त चेंज कर सकते हैं। तो अगर हमने शुरुआत पर्सनल बिहेव, पर्सनल एटिकेट से कर दी तो मुझे लगता है कि कोरोना की सेकेंड वेव दूर दूर तक भारत के शहरों को, भारत को छू नहीं पाएगी। ये मेरा आज की बहस के बाद मैं थोड़ा सा एडजस्ट निकालने की मैं कोशिश कर रहा हूं। इसी नोट के साथ मैं आज दोनों आए हमारे मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। डॉक्टर संजीव चौबे, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, थैंक यू सो मच सर। मेरे पास वक्त की कमी है सर चौबे सर, मैं नेक्स्ट एपिसोड में आपसे वृहद चर्चा इस पर जरूर करूंगा। मैं भी आपसे और भी बातें करना चाहता था। डॉक्टर मनोज, आपने आज एक बार फिर हमारे लिए समय निकाला, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर।